मैं आता हूँ अरुण जी आपके पास, और जो बातें धनंजय जी ने कही हैं और सुजाता जी ने कही हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले कि मैं प्रश्न पे आऊँ, वर्ल्ड कप में भारत की हार पर एक बड़ा खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट आया अमूल का। अमूल के एडवर्टाइजमेंट जाने जाते हैं अपने व्यंग के लिए, और बहुत खूबसूरती से बड़े सटल तरीके से वो बहुत कुछ कह देते हैं। उन्होंने एक शब्द लिखा, अच्छा दो, उस शब्द में हिंदुस्तान भी आया है और ऑस्ट्रेलिया भी आया है, क्योंकि अमूल बटर पीले रंग का होता है। पीला रंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है और नीला रंग भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पहले स्लोगन दिखाता हूँ, फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा। भारतीय टीम को कहते हैं, रोहित शर्मा रो रहे हैं, साथ में उसकी लड़की जो बैठी रहती है अमूल की, डोंट बी ब्लू मैन इन ब्लू, डोंट बी ब्लू मैन इन ब्लू, अमूल टेस्ट इन येलो, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप पता नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये डोंट बी ब्लू मैन इन ब्लू, टेस्ट इन येलो। तो इन्होंने बड़ी चतुराई से जो है जो चीजें कही है ना, मुझे ये एड बहुत पसंद आया। और मुंबई में इसके पूरे पोस्टर लगे रहते हैं, तो वैसे नेट पे भी अवेलेबल है। तो ये चीजें हुई हैं, तो उन्होंने अपनी चीज को कह दिया कि भारत की टीम को सांत्वना दे दी कि भाई इतने रोने धोने की जरूरत नहीं है, और तब तक आप येलो टेस्ट करो, यानी कि वो जीत चुके हैं तो येलो टेस्ट करो, यानी कि हमारा अमूल बटर टेस्ट कर लो। अरुण जी, तो धनंजय जी ने बात कही और सुजाता जी ने बात कही, लेकिन मैं एक मुद्दे पर आना चाहता हूं यहां पर कि अल्टीमेटली 3 दिसंबर तो अब सामने खड़ा है। 2-3 दिन में अब ये तेलंगाना के चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे। तेलंगाना में मोदी जी को कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, 4-5 सीटें जीतेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि शायद अगर कांग्रेस और बीआरएस को दोनों में से किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तो ये 5-6 मेंबर जो बीजेपी से जीत के आएंगे, ये भी उनकी ओर चले जाएंगे, या तो बीआरएस में चले जाएंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे छोड़ छाड़ के। अब ये 3 दिसंबर तक तो ये हालात ऐसे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारी स्कीमें फेल हो चुकी हैं, इनकी मुद्दे फेल हो गए हैं। मोदी और भागवत जो है अब कोप भवन में बैठे आंसू बहा रहे हैं कि भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा जिसके द्वारा 2024 तक हमारी रेल पहुंच जाए। बीच में इनका कोयला और सब भाप वाप सब खत्म हो गया, डीजल भी खत्म हो गया। तो सर, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी तो कमर कसनी पड़ेगी सर। दूसरा आदमी कमजोर सा है, कमजोर तो हुआ है, लेकिन युद्ध के मैदान में किसी को कमजोर समझना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये मेरा प्रश्न है आपसे कि अल्टीमेटली ये जो अब जंग जो छिड़ेगी 3 दिसंबर के बाद, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 2024 तक का, जो भारत का भविष्य तय करेगा कि अल्टीमेटली हम लोकतंत्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आंसू हमें बहाने पड़ जाएं। अरुण कुमार जी। जी, आज 26 नवंबर है। मेरे लिए यह बहुत दिन महत्वपूर्ण भी है। उसका कारण है कि आज आपका प्रगट्य हुआ था, तो आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर, वो प्रोग्राम के हिसाब से वो कल हो चुका है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी। और दूसरा मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि संविधान का आज की तिथि से संबंध है। 26 नवंबर को एक्सेप्ट किया गया था, इंप्लीमेंट जरूर ये 1950 में हुआ, 1949 में ये एक्सेप्ट कर दिया गया था। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि जब संविधान लिखा गया तो हमारे जो पुरखे थे, क्या सोचकर लिखा था उन्होंने। आप देखें, संविधान के अंदर हर चीज का प्रोविजन, ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने सोचा हो और वो आज ना हो रहा हो, या जो उन्होंने सोचा उसके ऊपर जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इंप्लीमेंट ना किया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। उन्होंने तो जब 1947 में देश आजाद हुआ तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी देश को दान दे दी थी। और आपका जो शीर्षक है आज, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ना रेवड़ी, ना हिंदुत्व, ना वर्ल्ड कप और ना G20। आप रेवड़ी से शुरुआत की और आप G20 पे ले आए। रेवड़ी मतलब 5 किलो अनाज, ज्यादा 150 रुपए का आएगा, और G20 4700 करोड़। सर, ये जो सफर है ना रेवड़ी से 4700 करोड़ का, जो G20 का है,
उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो स्मरणीय रहेंगी। वो ठीक है कि हम उनको कोई बहुत भली दृष्टि से नहीं देखेंगे। अब शुरुआत जब हुई तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई। अभी सुजाता जी ने भी बात की इसके विषय में कि जो 41 लोग हमारे उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, वहां पर आज मैं चर्चा सुन रहा था किसी की टीवी पर, उसमें वो कह रहे थे कि ये मशीनें आ गई हैं, इसको ड्रिल कर रहे हैं, इसको लेफ्ट से कर रहे हैं, इसको ऊपर से कर रहे हैं, राइट से कर रहे हैं। सर, जो मुझे आभास हुआ वो डिटर्मिनेशन की कमी है। और इसके अंदर जो गंध आ रही है वो ये आ रही है कि मोदी जी इसको इवेंट बनाना चाहते हैं। जैसे बच्चे को किसी बोरवेल से निकाला जाए और बाहर जो तमाशा होता है उसके ऊपर, वो बच्चे को लेके एक मिलिट्री वाला भागता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है कि इसकी सांसें बच जाएं। परंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मोदी जी इसका एक बहुत बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है, ये 3 दिसंबर तक उन मजदूर भाइयों को नहीं निकालेंगे। ये देखेंगे कि मेरा देश में क्या नुकसान हुआ, इसको रिलेट कर देंगे चुनाव से। सर, जो चुनावी राजनीति होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। कल रात में आलोक जोशी जी की एक बात सुन रहा था। उन्होंने ये टोंट किया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इसकी चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे गवर्नमेंट को आक्षेप लगता है। गवर्नमेंट की जो कमी है वो ये दर्शाती है ये घटना। और सरकार नहीं चाहती कि उसकी किसी कमजोरी की पल्स को कोई पकड़ ले और उसका रेट तय कर दे। तो जो मुझे आज लगा, आपने बहुत ही सुंदर शीर्षक, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन वाला शीर्षक चुना और उसी पर चर्चा हो रही है। सर, अगर आप देखें शुरुआत से लें तो आपको एक और नॉलेज वाली बात बता देता हूं। मोदी जी ने और भागवत जी में मात्र 6 दिन का अंतर है। 11 सितंबर 1950 का उनका भी बर्थ है और 17 सितंबर 1950 का मोदी जी का भी है। तो स्वभावतः दोनों मिलते हैं आपस में। जो भागवत जी कहते हैं, मोदी जी उसको अक्षरांश इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे भागवत जी का विचार है महिलाओं के बारे में कि सर, ये तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो बंधन नहीं होता। जब आप चाहें तो आप उनको छोड़ दें। मोदी जी ने वही किया। तो ये जो आरएसएस की, मैं मूल बात कहना चाहता हूं, जो आरएसएस की विचारधारा है और जो भाजपा की विचारधारा है, उसमें कोई लंबी लकीर नहीं है, बहुत सा अंतर नहीं है। तकरीबन तकरीबन वो मिलती जुलती भाषाएं हैं और मिलते जुलते विचार हैं। अब मिलते जुलते विचार हैं तो जो आरएसएस की विचारधारा रही हिंदुत्व की, उसका अल्टीमेट जो कामयाबी थी वो सत्ता के साथ जुड़ी हुई थी। और हिंदुस्तान के लोग मूर्ख नहीं थे जिन्होंने इनको सत्ता दी नहीं। आप विचार करें कि 55 वर्ष जिस संस्था को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जिसको मेन स्ट्रीम में नहीं लिया गया, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। मैं तो कई बार अपने से प्रश्न करता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने इनको सत्ता क्यों नहीं दी। 55 वर्ष, ये विचार करने वाली बात है। 55 वर्ष इनको जब नहीं दी गई तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। अभी जैसे सुजाता जी ने भी कहा, धनंजय जी की भी मैं एक बात बताऊंगा जो मैंने देखी है। तो जो इन्होंने कहा, उन्होंने 52 वर्ष तो सर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कोई भगवा ध्वज लेकर आंदोलन किया हो जिसका संबंध आजादी से आता हो, वैसी भी कोई पिक्चर, वैसी भी कोई फोटो है नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो सर, जिसका ध्येय, जिस पार्टी का ध्येय हमेशा ये रहा कि सत्ता प्राप्ति करनी है, और उस सत्ता प्राप्ति में जब आपको जनता का साथ नहीं मिलता तो एक शब्द है भरमाना। तो जनता को भरमाया गया और जनता को इस कदर भरमाया गया कि कांग्रेस की 5 पीढ़ी की विरासत को एकदम धूल धुरसित किया गया। 5 पीढ़ी को। और मैं तो बात करता हूं मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी से। आप देखें उनका पूरा, भले ही वो कितने पैसे वाले व्यक्तित्व रहे हों,
पर उनका देश की भलाई से हमेशा ही संबंध रहा, सामाजिक सभी लोग रहे, और उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो दिल्ली में सदर बाजार में कोतवाल भी रहे, उनके परिवार के लोग। तो जो इतना बड़ा परिवार था, उसको संज्ञा दी पप्पू की। वो बात ठीक है कि जो मूल में जो बात राहुल जी के थी, वो बात को समझ गए थे, उन्होंने उसको रेक्टिफाई करने में इतना पीरियड लिया। अब बात अगर हम करें मोदी जी की, तो मोदी जी की एक भी बात, मैं झूठ की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी एक भी बात कोई ऐसी जो सच निकली हो, वो मुझे आप बता दो। उनकी एक भी बात सच नहीं है। उनके जितने कथन हैं, जितने वक्तव्य हैं, चाहे वो चेतक घोड़े की मां के बारे में हो, चाहे वो जो हमारे वो थे 47 में जो हमारे सेना के प्रमुख थे, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो निराधार, जिसकी जरूरत नहीं थी। सर, अगर मेरे परिवार में मेरी मां बर्तन मांजती थी तो मैं तो शर्म से नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें मेरी पुरुषार्थ की हानि होती है, और वो उसको बड़े साफ गोई तरीके से रोते हुए। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री अगर मंच पे रोएगा तो ये बात कहां जाएगी, इमोशनल। तो इमोशनल नहीं होना चाहिए कभी भी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को थोड़ा सख्त होना चाहिए देश के बारे में। जब आप विचार करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो आपकी ये भाव भंगिमा चलेगी नहीं। आपने एक बार चलाई, 2 बार चलाई, तीसरी बार लोग मूर्ख नहीं बने, वो समझ गए। तो जहां तक मोदी जी का संबंध है, वो तो 5 किलो अनाज भी भिक्षा में ही दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद 35 वर्ष भिक्षा मांगी, ऐसा उनका कथन है, मैं नहीं कह रहा। और ये सारा अगर देखा जाए, चाहे एक एक जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अगर विचार किया जाए, तो उनकी सारी चरित्र की सारी भाव भंगिमाएं सामने आ जाती हैं, और वो ऐसी हैं जो कि झूठ पर आधारित हैं। हाँ, अभी धनंजय जी का एक मैंने प्रोग्राम देखा था, जिसमें उन्होंने एक बिहार में एक शब्द है जिसके विषय में कहते हैं, वो मुझे असल में शब्द याद नहीं है, उसको उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, और वो ठीक भी था। कारण कि हम जब महिलाएं हमारे साथ में होती हैं, या जब परिवार में या सामूहिक रूप से जब विचार करते हैं, तो उन शब्दों का उपयोग नहीं करते। हमारी सीमाएं हैं, हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो झलके। और मोदी जी की ऐसी कोई चरित्र की कोई ऐसी झलकी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि जब वो दोस्ती करते हैं तो भयंकर, और दुश्मनी करते हैं तो वो तो साहब छोड़ते नहीं है। और बहुत सारे आक्षेप हैं, मैं यहां बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत सारे आक्षेप उनके ऊपर ऐसे भी हैं जो हीनियस क्राइम में आते हैं। तो सर, अगर ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो अब ये दिसंबर में 3 दिसंबर तक बहुत सारे फैसलों का इंतजार हमें करना पड़ेगा। 3 दिसंबर को जब 5 राज्य जनता उनसे छीन कर ऐसे सुरक्षित हाथों में दे देगी, तो उसके बाद ये वाली जो ट्रेन जिसमें कोयला खत्म होने वाला है, जिसमें स्टीम खत्म होने वाला है, मुझे लगता है कि ये दोबारा से फिर इसकी भरपाई होगी, और जो परिणति है वो आपको मई 2024 में इनकी विदाई के साथ नजर आएगी। जी।